यस 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 24 hours 50 minutes की कुछ मतलब एक दिन तक की पूरी रिकॉर्डिंग है, लेकिन इट वॉज शूटिंग एज एट 720 60 FPS। ठीक है, तो होप सो तुम्हें बढ़िया से दिख जाए। कहाँ पे थे हम? हाँ, वी आर एट दिस, है ना, यहाँ पे थे और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे, तब कॉल आ गया था जिसकी वजह से ने रख दिया था ये, है ना। ठीक है, आगे देखो, आगे ये है देखो हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हो सकेगा तो हम इसको एक बार और देख लेंगे। ठीक है, लेट बी स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ द इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक electricity due to the variation in the magnetic field is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द variation of the magnetic field is known as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो इसमें क्या होता है, ये मोशनल ईएमएफ जो होता है, मोशनल ईएमएफ जो जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ योर मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एट इक्विलिब्रियम when the conductor is moves in the magnetic field, then due to the charge in the magnetic field flux, EMF is induced across the ends. The EMF is called motional EMF. E is equal to BLV, self inductance of a करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्शन ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड का तो अभी हमने तुमको बताया था ना। समझ लो कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, N नंबर ऑफ द टर्न्स है, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये रहा तुम्हारा एक सोलेनॉइड जिसके L लेंथ है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, फाई इजिकल टू म्यू नॉट N स्क्वायर आई एल ए। बाय सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर एल ए, ऑल्सो L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, N इज इक्वल टू एन एल हो जाता है, N इज इक्वल टू N बाय L हो जाता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मटेरियल प्रॉपर्टी के। सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मटेरियल प्रॉपर्टी के। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंड सोलेनॉइड इज चेंज ड्यू टू द करंट, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंड सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाने से दूसरे सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस हो जाने या चेंज होने में जो वो होता है, द इज चेंज due to the current in the first solenoid, then the EMF is induced in the first solenoid it to oppose flux. This process is known as the mutual inductance. Phi 2 is equal to directly proportional to I1. Phi 2 is equal to M is equal to phi 2 upon I, coefficient of mutual inductance इसको हम बोलते हैं। mutual inductance की बात कर लेते हैं of two solenoids। mutual inductance of the two solenoid, that is M21 phi 2 upon I2. Mutual inductance in S2 is due to the current of S1. Mutual inductance of S2 is due to the current of S1। मतलब क्या है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस S2 में होगा ना, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस S1 की वजह से होगा, जो करंट इंड्यूस होगा उस S1 की वजह से। M21 क्या होता है, N2B1A2 I1। सो इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 LA, M12 म्यू1 N1 N2 LA, M21 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M12। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकैलिटी थ्योरम। आइडियल कपलिंग K इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर
रिलेशन बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे हमें एक चीज़ प्रूव करनी है, दैट इज़ रूट L1 L2 के इक्वल आता है। अब देखो वो हम कैसे प्रूव करेंगे, रूट L1 L2 के कैसे इक्वल आएगा, ठीक है। तो इन द interference in a solenoid L1 is equal to mu naught Ni square A upon L. Self inductance of the solenoid S2 L is equal to mu naught N square A upon mu naught N square 2 A upon L by 1 2 with L12 mu naught square Ni square N2 square D square upon L square using square root of the both। जैसे हम स्क्वायर रूट L1 L2, ये देखो ये तुम्हारा आ गया, M के इक्वल होता है तो ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, अंडर रूट लगा के। एसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। एसी जनरेटर क्या है, एसी हमने, हाँ, ट्रांसफार्मर में भी हम अल्टरनेटिंग करंट में भी तो हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसी जनरेटर की बात कर लेते हैं, ईएमआई फिर ईएमएफ, ठीक है। उसके बाद एसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। एसी जनरेटर प्रिंसिपल क्या होता है, ईएमआई होता है इसका प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। वर्किंग समझ लो, वर्किंग इसकी फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल के ऊपर डिपेंड करती है। थंब मोशन ऑफ कंडक्टेंस को बताता है, फोर्स मिडिल फिंगर बताती है, फोर फिंगर तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लक्स को बताती है और मिडिल फिंगर तुम्हारी डायरेक्शन को बता रही होती है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे आ जाते हैं। नहीं, अभी है सॉरी फराडे लॉ क्या कहता है, फराडे फर्स्ट लॉ देखो, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with the conductor and EMF is induced in the conductor if the conductor forms a closed coil and a induced current flows through it। ठीक है, ये ठीक है। whenever there is a relative motion between a coil and a magnet and EMF is induced in a coil conducting if it is closed circuit and induced current flows through it। Self inductance of EMF lasts as long as magnetic flux। फराडे सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है हमारा, फराडेज का दूसरा लॉ बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चेंज ऑफ इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस करंट क्या होता है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, नॉट आई एवरेज इज इक्वल टू ई एवरेज अपॉन आर, delta phi upon delta t into 1 by r। E is directly proportional to delta phi upon delta t। E average is equal to delta phi upon delta t। E interference delta phi is equal to delta t। E is equal to माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ही होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ही होता है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द सर्किट। लेंज लॉ की बात कर लेते हैं। लेंज लॉ पढ़ा है ना भाई, लेंज लॉ क्या है, बाकी मैंने बहुत सुना है लेंज लॉ भाई, ये लेंज लॉ होता क्या है, ये लेंज लॉ है क्या मेरे भाई, लेंज लॉ कुछ नहीं है मेरे भाई। लेंज लॉ बस यही बताता है, लेंज लॉ कहता है कि मतलब अपने ही कॉज को किल करता है। देखो, द डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट्स अपोजेस इट्स ओन कॉज। मतलब किड्स किल्ड फादर, एक खेत था लेट से, अब उस खेत में जितने भी थे ना ये लोग, इन्होंने खुद को मार लिया। इससे क्या होगा, तुम मतलब लेट से तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत करके कोई खेती बनाई और तुमने वो खेती ख़त्म कर दी, यू किल योर फादर इनकम ना, बस वही है। तो देखो यहाँ पे B इज द इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इफ I इंक्रीज B ऑल्सो इंक्रीज। इंड्यूस करेंट क्या होता है, फाई डिक्रीजेज B डिक्रीजेज। ठीक है, समझ लो, ये हो गया ना, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, किरचॉफ लॉ तो ये तो उसी में था, है ना भाई। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट पे पहले आ जाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। कम्स टू अल्टरनेटिंग करंट, एक मिनट भाई आ गए, ये देख रहे हो ना मेरे भाई, तो यू आर द बेस्ट ब्रो। क्योंकि तुमने देख रहे हो 8 मिनट में तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ख़त्म किया है विथ फॉर्मूले। अगर मैं सच बोलूँ तो फॉर्मूले विथ थ्योरी एंड फॉर्मूले। बचता क्या है, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल सीरीज से हमारी देख लो, 1 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो है, ख़त्म, एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया भाई तुम्हारा बोर्ड्स के लिए।
7 दिन 7 चैप्टर ख़त्म, 7 दिन 14 चैप्टर ख़त्म। और क्या भाई, वर्कलोड मत लो भाई, बस करते चलो। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे आ जाते हैं। देखो मैंने कब स्टार्ट किया, रुक जाओ, 10 पे स्टार्ट करते हैं ना अपन, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। मूविंग इफेक्ट ऑफ, सबसे पहले आता है मूविंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड इट्स, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब एक करंट एक कॉइल के अराउंड मतलब करंट इंड्यूस होता है तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताती है, हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट बताती है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव बाय द राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव बाय द राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेते हैं काफ़ी बार कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से पता चलता है, तो वो पता चलती है हमें राइट हैंड थंब रूल से। देखो यार, आगे बढ़ते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तो कहाँ पे थे, हाँ, राइट हैंड थंब रूल लेते हैं। राइट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हम जानने के लिए राइट हैंड थंब रूल लेते हैं। और इसमें अगर थंब की बात करें तो करंट जो है वो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बताता है। कर्ल्ड फिंगर जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताती है, और यहाँ पे डायरेक्शन भी तो जानते हो, मिडिल फिंगर हमारी डायरेक्शन को बताती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूसेस बाय द मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूसेस बाय द मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोथ। मूविंग चार्जेस की मूविंग, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनेंगी। रेस्ट चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या, ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, केवल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो। ठीक है, नो नेट चार्ज, क्योंकि इस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। लेंज फोर्स, अब लेंज फोर्स देखो यहाँ पे था, यहाँ पे लेंज लॉ था, यहाँ पे लेंज फोर्स आ गया था। लेंज फोर्स क्या स्टेट करता है, इट इज़ अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है, वही तुम्हारा लेंज फोर्स हो जाता है। एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एम इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर क्यू वी बी वेक्टर। एक और चीज़ होता है, यहीं से याद आ गया, वी जो हम लिखते हैं उसमें कहाँ गया, बिल्कुल सेम साइड में लिखते थे। तो मेरी कसम, क्यों बीबी साइन थीटा, बीबी साइन थीटा, बीबी साइन थीटा, क्यों बीबी साइन थीटा, 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 साइन थीटा हो रहा। देखो वहाँ पे देखा, वी अलॉन्ग वी बी, वी अलॉन्ग वी बी, ई वी है ना, तो ये ऐसे लिखते हैं। ये देखो कहाँ गया, ये रहा ई बी, तो ये ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हो। ये दोनों मतलब ये मत भूल जाना, वेक्टर में इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, ये याद रखना बस तुम। तो उसके बाद आता है तुम्हारा केस 1, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे हो तो v जीरो होता है, फोर्स भी जीरो होती है। केस 2, जब मूविंग पैरेलल टू द फील्ड, जब फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो तो थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड एफ इज इक्वल टू वी वी साइन थीटा, और एफ तब भी जीरो हो जाता है क्योंकि साइन जीरो होता है। चार्ज मूविंग एंटी पैरेलल टू द, एंटी पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, चार्ज ऐसे, तो वो वाला नहीं देखा है, ऐसे 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 मूवमेंट हो रही होती है, तो वो यही है। तो इसमें थीटा 180, तो यहाँ पे साइन 90 जीरो, साइन 91 एंड 90 दैट इज माइन। ठीक है, वी बी क्यों भी, तो ये भी F0 हो जाता है। केस सी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, थीटा 90 मैक्सिमम फोर्स एक्ट एज अ चार्ज, दैट इज क्यू इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यही केस हम लोग लेते हैं नॉर्मली, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। मोशन ऑफ द चार्ज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, स्पीड डज नॉट चेंज। स्पीड इसमें चेंज नहीं होती है। सर्कुलर मोशन, देखो
स्पीड कांस्टेंट, मतलब तुमसे कोई पूछे ना कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे कांस्टेंट रहती है, मतलब ना मोस्ट वो हम वर्क करते हैं बट वहाँ पे हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है, वो कहाँ पे रहती है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। वर्क डन बाय द चार्ज इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, W इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है, एफ वेक्टर डी एक्स वेक्टर, एफ डी एक्स कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो आ गया। रेडियस ऑफ द सर्कल पाथ ऑफ द फॉल ऑफ द बाय द चार्ज आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी। और यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर देते हैं, तो टाइम पीरियड क्या आता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम क्यू बी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज इन अ सर्कुलर मोशन v इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ऑफ अ सर्कुलर मोशन, हाफ आर क्यू बी स्क्वायर। when the motion of the charge and the velocity makes angle theta with each other, motion in a helical, टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू वी। रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा क्यू अपॉन क्यू वी। पिच क्या होती है, टाइम पीरियड इंटू हॉरिजेंटल वेलोसिटी 2 पाई m v कॉस थीटा क्यू बी। बायोसेविट्स लॉ क्या होता है, दिस लॉ इज यूज टू find the strength of the magnetic field around a current carrying element. According to the Biot-Savitt's law, magnetic field, the direction propagation towards current perpendicular to the current of the electric field line, directly proportional to the इसके, तो क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ की होती हैं, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी कि रेडियस की कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है बायो-सेविट्स लॉ के हिसाब से। ये चीज़ बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं ये चीज़ अगर तुम्हें समझनी है ना तो तुम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे होता है। देखो बायो-सेविट्स लॉ के अकॉर्डिंग लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती चली जाएगी, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। अब ये एक बार मेरे को बताना अगर तुम्हें समझ में आए कि रेडियस, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे 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 जा रही है, रेडियस ये है, ठीक है, आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है। अब लेंथ ज़्यादा है, लेंथ बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे रेडियस बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है। इस चीज़ का मुझे आंसर देना है, ऐसा क्यों होता है। ना पता हो तो बता देना, मैं बता दूंगा। व्हेन म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जब फ्री स्पेस हो तो परमेबिलिटी अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा हटाओ क्रॉस लगाओ, साइन हटाओ क्रॉस लगाओ, बस यही होता है आर क्यूब अपॉन आर आइडियल और म्यू अपॉन 4 पाई। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू I1 अपॉन 2R फॉर एन टर्न coil, B is equal to mu naught INI upon 2R. Expression for the magnetic field on the axis of a circular coil, B is equal to dB sin theta, B is equal to mu naught I A square 2x square plus A square upon 3A। अब ये चीज़ याद करो, ये मैंने एक चीज़ और बताई थी ना तुमको, यहाँ पे तुम्हें याद हो तो सर्कुलर लिंक के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज कैरिंग रिंग, याद है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे अगर तुम पहले ये पढ़ लो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3A। तो अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द चार्ज कैरिंग सर्कुलर रिंग, के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 है और उसके ऊपर स्क्वायर। अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे वो प्लस नहीं होगा और यहाँ पे म्यू आई ए स्क्वायर 2A क्यूब म्यू आई अपॉन 2A। एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट current passing through a loop, that is your integral multiple of v vector and dl vector is equal to mu naught IE, force on a current carrying conductor in a magnetic field, F is equal to ILB, force
बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर ये देखो ये F12 सी म्यू टू पाई I1 I2 D F इज इक्वल टू म्यू नॉट टू अपॉन I1 I2 अपॉन D F इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई टू I1 I2 अपॉन B। कंजर्वेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन द टू एमीटर to convert galvanometer into ammeter, low resistance wire is connected। देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि अगर हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर, इस बार ये पूछ लिया था मुझसे मतलब प्री बोर्ड में मेरे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है क्या, तो क्या करते हैं लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर को अगर हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं। ठीक है, वही अगर इसको हम पैरेलल कहते हैं कि पैरेलल दैट इज कॉल्ड शंट। शंट की क्या वैल्यू होती है, एस इज इक्वल टू आई माइनस जी। देखो एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये और ये जो स्टार्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर है ना, कुछ 4-5-6 चैप्टर हैं जिनमें बहुत मतलब वो है बहुत तीन झाम है। तीन झाम मतलब इनमें ना भाई बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। तो इसकी फॉर्मूला शीट आज रात को बनाएंगे, तुम्हें देखना है तो आ जाना। सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट हम बनाने जा रहे हैं आज रात को। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर। कंजर्वेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या लगाते हैं, अगर हमको गैल्वेनोमीटर से एमीटर लगाना है तो यहाँ पे हम लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या लगाते हैं हम, हाई रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं, बस उल्टा होता है। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी अपॉन माइनस जी। सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट, तुम जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। टॉर्क और करंट कैरिंग इन कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क और कॉइल क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा भी इसको हम लिख लेते हैं। एंड वेयर द एम इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, टाउ इज इक्वल टू एम बी, एम इंटू बी, एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ, हाँ एक चीज़ और है, अब चलो उधर ही जाएंगे तो उधर ही बता देंगे, अभी तो यहीं कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भाई कि द करंट कब से स्टार्ट किए, हाँ थोड़ा टाइम लग गया। करंट द अल्टरनेटिंग करंट में सबसे क्या है, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली, बस डायरेक्शन बट भी पीरियडिकली, मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली लेकिन डायरेक्शन क्या होती है वो पीरियडिकली चेंज हो रही होती है, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज इन इंडिया 50 हर्ट्ज तक रहती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्या 0 हर्ट्ज तक रहती है, और ये सारी जगह पे रहता है। एक सेकेंड में मतलब 50 साइकिल आ रही होती है, 50 साइकिल ऐसे अल्टरनेटिंग की। अल्टरनेटिंग कैसे चलता है, ऐसे चलता है। फिर आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डी सी दैट वुड प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट इन गिवन रेजिस्टेंस एट एज इट प्रोड्यूसेस ए सी व्हेन प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेम टाइम, it is also called effective value of virtual value of AC। देखो RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं क्योंकि इससे हमें वर्चुअल वैल्यू मतलब रियल वैल्यू तक हमें मिल जाती है। AC डज नॉट शोज द केमिकल बट शोज द हीटिंग इफेक्ट। हमें कोई भी केमिकल, हम AC क्यों यूज़ करते हैं, यही तो रीज़न है, हमें कोई केमिकल इफेक्ट नहीं दिखता है AC का, हीटिंग इफेक्ट भले ही दिखते हैं। IRMS इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर एंड आई एन का होल स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एन। ठीक है, IRMS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी, यही तुम्हारा वो होता है। गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं। अब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, देखो यहाँ पे कॉइल धरी रहती है, एक कॉइल होती है। गैल्वेनोमीटर हमेशा DC में लगता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना। ये देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे एक कॉइल धरी रहती है, जब ये रोटेट करती है। डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट टू मेजर, करंट की हीट से ये डिटरमाइन करता है। इसलिए हम लोग एमीटर ज़्यादा लगाते हैं। एमीटर के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, अगर हमको गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। और अगर
एमीटर से गैल्वेनोमीटर में जाना है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाना है, तो क्या लगाते हैं हम लोग, लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। लेकिन अगर एमीटर से गैल्वेनोमीटर में जाना है तो हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि करंट चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा। समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक है, कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे। तो आगे क्या आता है, हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर इज इक्वल टू, इसकी हम रीडिंग कैसे लेते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन देखो एक आता है कि अगर हमारे पास 220 वोल्ट AC है और 220 वोल्ट DC है, तो उसमें ज़्यादा डेंजरस कौन है, क्यों? देखो भाई मेरे, AC ज़्यादा डेंजरस क्यों? क्योंकि 220 हैज़ अ पीक वोल्टेज ऑफ द 200 इंटू रूट 3, दैट इज 331 वोल्ट, वाइल 200 DC इज ओनली पीक वैल्यू। 220 है तो 220 ही मारेगा, लेकिन इसमें क्या है, 220 है तो 331 वोल्टेज तक का मार सकता है, तो ये अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सर्टेन रेजिस्टेंस, सर्टेन वैल्यू से करंट नहीं मूव कर रहा होता है। अब यहाँ पे आता है अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो जैसे ये है कि वाई कैपेसिटर आर ऑल्सो, वाई, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए ये कि वाई, पूछा जाता है कि वाई कैपेसिटर और अलाउ AC बट ब्लॉक DC। हमेशा कैपेसिटर AC को अलाउ कर देता है बट DC को क्यों नहीं करता है? तो उसका रीज़न ये है कि XC इज इक्वल टू 1/WC, है ना, एंड XC इज इक्वल टू 1/2πC, एंड XC अगर कम है तो V बढ़ेगा। अब V 0 होता है हमारा DC में, तो XC हमारा इन्फिनाइट चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, XC हमारा इन्फिनाइट चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हैंस द कैपेसिटर ब्लॉक DC एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर्स बिहेव लाइक अ कंडक्टर। कैपेसिटर जो है हमारा, जिसको हमने कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं, अब तुम बोलोगे भाई कैपेसिटर तो इसमें था, तुमने बताया नहीं, वो देखो है ना कैपेसिटर, वही मैंने बात बोली थी कि यार कैपेसिटर छूट रहा है, तो कैपेसिटर वहाँ बता लेंगे। अब कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिससे करंट को होल्ड किया जाता है। चोक कॉइल की बात कर लेते हैं। चोक कॉइल क्या, इंडक्टर, एन इंडक्टर दैट इज यूज टू control the current in a AC circuit is called choke coil. When soft iron core is shaded in or out, then due to this magnetic field changes and the value of the current can be changed as conservation. PV is equal to VRMS cos 90. cos 90 क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है, तो PV is equal to ज़ीरो। सिंपल, the current which flows pure inductive or a pure capacitance current does not cause a power, देखो, the pure inductive or a pure capacitance circuit does not cause a power loss, hence this current is also वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है, जब हमारा प्योर इंडक्टिव और या प्योर हमारा कैपेसिटेंस सर्किट जब हमारा होता है, तो हमारे पास कोई भी पावर लॉस नहीं होता। पावर लॉस नहीं होता, जो जिसकी वजह से कोई भी पावर लॉस नहीं होता, दैट इज़ योर वॉटलेस करंट। ट्रांसफार्मर इज इन अल्टरनेटिंग करंट, हाँ, इट इज़ द डिवाइस दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द AC वोल्टेज और current. Step up transformer, step down transformer. Step up transformer increase voltage, decrease current, decrease voltage, increase current. No number of turns in a secondary coil is more than number of turns in primary coil. Number of turns is more in secondary coil, number of turns is less in primary coils. NS is less than NP, and N coil, NS is less than greater than NP. Transformer can only be used in AC but not in DC. According to the conservation of energy, P input is equal to P output. V1 I1 is equal to V2 I2. V1 upon I1 V2, I1 upon I2, N2 upon N1, V1 upon V2, I2 upon I1, NS upon WP, where N2 and I1 is called transformer ratio. Iron loss. There is a certain loss between during the formation, during this transformer, that is your iron loss.
due to the magnetization and the demagnetization of iron core. Eddy current are produced on it, cause heat loss. Heat loss can be removed by the lengthened core. Copper copper loss. Copper loss. Copper loss. Due to the flow of the current in a coil, some energy is lost in the form of the heat. This is called copper loss. Copper loss. This loss can be reduced. Uh, Copper loss due to the flow of the current in a coil. Some energy is lost in the formation of heat. This is called copper loss. This loss can be reduced by using thick copper wire. Magnetic flux leakage. चार होते हैं, तीन ही लिखे हैं. When all the magnetic field lines in a primary coil do not get linked to the secondary coil, this called magnetic flux leakage. This force can be reduced by placing both coil very closely, but both. AC generator. Transformer. AC generator. AC जनरेटर प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हमने देखा था एसी जनरेटर, है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी जनरेटर देखा था हमने. हाँ, एसी जनरेटर लास्ट में था. इसकी प्रिंसिपल हम यहाँ पढ़ेंगे. प्रिंसिपल क्या है, मतलब वर्किंग यहाँ पढ़ेंगे. ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. यहाँ पे एक नॉर्थ और एक साउथ होता है. यहाँ पे बीच में कॉइल होती है. यहाँ पे एक कॉइल इससे रजिस्टर से जुड़ी होती है. यहाँ पे एक होती है ब्रशिंग होती है, और यहाँ पे एक कॉप वो लगाते हैं. तो उससे क्या होता है, ये खिसकता नहीं है. एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन टू ओमेगा, कॉस टू ओमेगा, साइन ओमेगा टी, ये नोट पॉइंट है. कॉस ओमेगा टी फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज ऑलवेज जीरो. कंप्लीट साइकिल के लिए याद कर लो, साइन टू ओमेगा, कॉस टू ओमेगा, कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी. अगर कंप्लीट साइकिल है तो जीरो होगा. एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी फॉर द फुल साइकिल. तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो आई एवरेज इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो. वाई ए सी डज नॉट शोज द केमिकल इफेक्ट, क्योंकि आई एवरेज तो उसका जीरो है ना, तो वहाँ से केमिकल इफेक्ट कैसे दिखाएगा वो. एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ साइकिल. अब हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं. टू आई नॉट साइन ओमेगा, टू आई नॉट अपन ओमेगा, आई एवरेज इक्वल टू टू ओमेगा अपॉन पाई. दैट्स कम आउट 0.635 आई नॉट आई एवरेज. ये होता है. आई नॉट की वैल्यू रखो और डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सवाल आते हैं इससे. रिलेशन बिटवीन द पीक वैल्यू एंड द आर एम एस वैल्यू. पीक वैल्यू एंड आर एम एस वैल्यू मतलब मैक्स और आर एम एस वैल्यू आई नॉट रूट टू आई मैक्स. ठीक है, ये होता है. आई आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी. आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी क्या होता है. आर एम एस वैल्यू इज अ रूट ऑफ मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर of the intersew value of the current of AC circuit. IRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर dt अपॉन वन, dt अपॉन t अपॉन जीरो. IRMS आई नॉट अपॉन रूट टू, VRMS V नॉट अपॉन रूट टू, V नॉट इज इक्वल टू रूट टू RMS. V नॉट इज इक्वल टू रूट टू RMS. हमेशा ये वाली वैल्यू लगती है. एक्सप्रेशन यहाँ से आगे देखना. एक्सप्रेशन फॉर द इंडिपेंडेंस इन द LCR सर्किट. एक्सप्रेशन फॉर द इंडिपेंडेंस इन द LCR सर्किट वो क्या होता है. कंसिडर एन AC सर्किट consists of the inductor, capacitor and resistance connected in a series, supplied with a AC voltage. Let intensive voltage is given. Z is equal to R square WL 1 minus WC upon R square. इसका एक फॉर्मूला और होता है. Z is equal to R square XL minus XC the whole square under root. For maximum independence Z is equal to under root R square. Z is equal to R, ये मैक्स करंट होता है. Z is equal to R. और डायरेक्शन रिजल्टेंट क्या होता है. फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R. ये तो वैसे भी फिर से लगाना है.
फट गया ये, ठीक है। उसके बाद आता है ये इसमें क्या है थोड़ा सा यहाँ पे पेपर लगाना पड़ेगा। ये गलत लगा दिया मैंने, इसको यहाँ लगाऊंगा। अब होता है रेजोनेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। व्हेन द करंट इन अ एलसीआर सर्किट विल बिकम्स मैक्सिमम एंड इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। जब क्या होता है कि जब हमारी एलसीआर सर्किट में व्हेन द करंट इन एलसीआर, जब करंट हमारी मैक्सिमम हो जाती है, इम्पीडेंस हमारी मिनिमम हो जाती है, तो यही कंडीशन हमारी रेजोनेंस कहलाती है। दैट इज योर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, वी इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर रूट एल सी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी इसको हम लोग बोलते हैं। ड्यूरिंग रेजोनेंस सीरीज ऑफ एल सी आर सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योर पॉजिटिव सर्किट। Power depleted in a circuit is a maximum during the resonance. Power depletion maximum होती है सर्किट में। The series of LCR circuit is called acceptor circuit. Average power of consume in a LCR circuit, P average is equal to VRMS IRMS cos phi. V average is equal to VRMS IRMS VRMS dot IRMS. Here VRMS and dot IRMS अपेरेंट पावर भी बोलते हैं। Z इज इक्वल टू आर कॉस 0 इज इक्वल टू 1 फॉर 90 डिग्री कॉस 0, पी एवरेज 0 हो जाता है, tan फाई इज इक्वल टू वी एल। tan फाई देखो यहाँ से ये फॉर्मूला नहीं बना सकते हो, फाई इज इक्वल टू इधर आ जाएगा वी एल माइनस पी सी अपॉन वी आर और या तो अगर हम tan को इधर ले आएंगे तो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा होते ही हमारे पास क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये tan का भी फॉर्मूला होता है ना, पढ़े हो गए। ये हो गया 36 मिनट्स। देन इट्स कम्स ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस लास्ट में करते हैं हम लोग, इधर से जाते हैं तो कैपेसिटेंस इधर से पहले हो जाता है। फाड़ देंगे अभी भाई इसको। ये 4-5 चैप्टर बचते हैं वही स्टार्टिंग के, बाकी सब इजी है। कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर में डिफरेंस क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पावर को होल्ड, मतलब एनर्जी करंट को स्टोर करते हैं। बट कैपेसिटेंस वो फिनोमेना है जहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही होती है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। कैपेसिटर इन कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C is equal to E K epsilon naught A upon D. K is equal to dielectric constant parallel grouping of the capacitance, C is equal to C1 C2 C3 upon Cn. For the two capacitor, C is equal to C1 plus C2. एनर्जी स्टोर क्या होता है? U is equal to हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर भी बोलते हैं, हाफ QV स्क्वायर भी बोलते हैं। सरफेस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके 1/Cn। टू क्या के लिए क्या होता है? अगर हम बात करें कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं तो उसके लिए क्या होगा? C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन KD माइनस X K माइनस 1। ठीक है, X थिकनेस होती है। ये हो गया। अब यहाँ से आता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत बड़ा चैप्टर है यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिजिक्स तो आज कर ले भाई, रिएक्शन बढ़नी पड़ेगी। अगर फिजिक्स हो जाएगी तो फिर केमिस्ट्री और मैथ में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इतने ज़्यादा है नहीं ना। केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगी तो केमिस्ट्री और मैथ में हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आया क्यों था, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट ये आया क्यों, क्योंकि फेलियर ऑफ द एम्पियर लॉ की वजह से यहीं पर हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, किसका, इसका। ठीक है, सर्किट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट की बात करते हैं, विच कम्स into the existence in the addition to the conduction current, where the electric field and hence the electric flux change with time. नीड क्या पड़ी हमें कंडक्शन की, द करेंट, नीड क्या पड़ी हमें इस चीज़ की, हमारी कंडक्शन करंट की। ठीक है, कंडक्शन करंट जब ये कब आता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो ये कब आता है, व्हेन विच कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस इन द एडिशन ऑफ टू कंडक्टेंस करंट वेयर द इलेक्ट्रिक and hence the electric flux change with time, नीड क्या थी हमें कंडक्शन करंट की, क्यों पड़ी, एम्पियर सर्किट फ्रॉम द कंडक्शन करंट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर वाज फाउंड इनकरेक्ट। चार्जिंग के टाइम पे जो इसकी थी ये इनकरेक्ट बताई गई। ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, और मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाई करते हैं तो क्या आता है, बी डी एल म्यू आई एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव प्रोपोगेशन इन अ स्पेस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इन अ स्पेस एंड टाइम्स साइमल्टेनियसली हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द EM वेव, V इज इक्वल टू हाफ V इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC। और उसके बाद आता है मैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, कैरिंग चार्ज शेयर्ड इक्वल बाय द सर्किट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सर्किट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से इक्वल शेयर होती है। P इज इक्वल टू वी अपॉन सी होता है। प्रेजेंस इन अ, ये क्या कब होती है, एक्सेप्टेड इन ऑन सरफेस, प्रेशर एक्सेप्टेड ऑन द सरफेस। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, ये प्रेशर जो होता है वो सरफेस पे एक्सर्ट करती हैं। और देखो यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, V अलॉन्ग EV। अब EV ना जो है ना वो इसी हिसाब से पढ़ना, E वेक्टर डॉट B वेक्टर, यहाँ से याद कर लेना, EV ऐसे ही पढ़ना। तो तुम्हें पता है तुम यहाँ पे मैक्सिमम चैप्टर अपने ख़त्म कर देते हो, जितने भी हैं वहाँ पे मैक्सिमम चैप्टर तुम ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हो। तो अगर तुम इसको भी रोज़ देख ले रहे हो ना, अगर तुम रोज़ अपने इस टाइमिंग के हिसाब से देख लेते हो तो तुम्हारा पूरी फिज़िक्स कवर हो जाएगी। कल हम ट्राई करेंगे भाई, कल हम हर हालत में ट्राई करेंगे कि ये पूरा एक साथ ख़त्म करें। Electric and a magnetic field oscillation simultaneously in the free space time of electromagnetic waves. The oscillation of the electric and the magnetic field E and B are perpendicular to each other and to the direction of the propagation of the electromagnetic wave. E is equal to, देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये कोई फ़ायदा नहीं है समझने का, क्योंकि ये तुम समझ लो कि बस इतना है कि ये इसके बिना नहीं होता, E नॉट साइन KX ओमेगा टी, बस इतना ही लिखा जाता है हमेशा। हो गया, देयर इज़ अ रिलेटेड बाय E नॉट अपॉन B नॉट C इज इक्वल टू हाफ म्यू एप्सिलॉन नॉट, V इज इक्वल टू हाफ म्यू एप्सिलॉन नॉट। परमेबिलिटी है, ये परमिबिलिटी है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस, energy density of the electromagnetic waves have the energy density field of and the magnetic field. Mu is equal to mu1 b1, mu is equal to half epsilon naught vrms plus brms upon 2v। ये हो गया। इसके बाद बचा हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद तो ये तो पूरा थ्योरी वाला है, पूरा थ्योरी है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरी थ्योरी है, यहाँ पे भी पूरी थ्योरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मटेरियल मीडियम में क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 1/म्यू अपॉन ई एप्सिलॉन ई नॉट, ई सी अपॉन म्यू आर अपॉन ई आर, सी अपॉन एन भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिक vector of the electromagnetic waves is responsible for the optical effect and uh, is called light is called light vector. Ratio of the magnitude of the electric and the magnetic field vector, ratio of the magnetic, E upon B 1 by mu naught epsilon naught, C is equal to E into 10 to the power minus 8 RMS meter per second. Energy is propagated by the mean of the electric and the magnetic field vector. ठीक है, ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस विथ अ स्पीड ऑफ लाइट, इस फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरिंग energy movement, E is equal to SC by lambda, P is equal to U upon C MC. Electric and a magnetic field are always in same phase में होते हैं electric and a magnetic field. 1/2 epsilon naught E square AV B square upon 2 U mu naught, not deflected by the electric and magnetic field, shows propagation of the reflection, interference, diffraction and polarization. ये हो गया ना इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन द सेम फेज। अगला है ट्रांसफर्स ऑफ नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज शोज अ ट्रांसफर नेचर। लो भैया एक लाइन पढ़ दी हमने। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज के नॉट, के vector is perpendicular to the plane containing the direction of the electromagnetic and the magnetic vector. के वेक्टर इज इक्वल टू ईबी वेक्टर। ईबी वेक्टर, अब ईबी वेक्टर रट लो भाई, ईबी वेक्टर रट लो, हर जगह ईबी वेक्टर ही लिखना है, बिल्कुल सेम लिखना है। उसके बाद आता है अब आता है यहाँ पे वो सारी वेव्स के बारे में। सबसे पहला आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होता है, रेडियो वेव का सोर्स समझो। सोर्स क्या है इसका, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग वायर और अ ऑसिलेटिंग सर्किट। ये यूज़ किस में होती है, इन द रेशियो, इन द यूज़ क्या होती हैं, इन द रेडियो एंड द टेलीविज़न कम्युनिकेशन, इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। माइक्रोवेव सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग करंट इन अ स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। radar communication of the aircraft, microwave. इंफ्रारेड हीट बॉडी और थर्मल। इंफ्रारेड का तो तुम मतलब समझिए होगे ना, तो हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन एंड VCRs एंड नोइंग द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स। विजिबल लाइट, इसमें तो बहुत ईजी है, रेडिएट बाय द एक्साइटेड एटम, आयोनाइज गैसेस एंड द आइसोलेटेड बॉडीज। आइसोलेटेड बॉडीज समझ गया ना। तो ये क्या है इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड इट्स, सबसे पहला तो सबसे ईजी है। दूसरा क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। अल्ट्रावायलेट लाइट्स, सोर्स क्या होता है, हाई वोल्टेज गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब अक्रॉस द आयरन एंड द मरकरी ऑफ द सन, द सन। उसके बाद यूज क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन इन द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक्स रेज क्या होती है, सोर्स सडन डिक्लेरेशन ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द मेटल टारगेटेड, एक मेटल पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव करके मारते हैं।
अभी आगे पढ़ोगे तो मेडिकल एंड डिग्नोसिस, ठीक है, और यहाँ पे स्किन डिसीजेस में भी हेल्प होता है। गामा रेज की बात करते हैं, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ना, एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो रेशियो क्या इसमें किसमें यूज होती है, radiotherapy for the treatment of the masculinity, study of the structure of the atomic nuclei. Ants. Then comes to semiconductor. Semiconductor classification of the material on the conductivity: conductor, insulator, semiconductor. Conductor, they allow the current because they have the free electrons like copper and silver. They do not allow क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जैसे वुड और पेपर और प्लास्टिक। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, निकलना है फटाफट से। बहुत शॉर्ट में है कि ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सेमीकंडक्टर से कंडक्टर में बदल जाता है, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पे आते हैं वो हमारे कंडक्टर में बदल जाते हैं, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर में बदल जाते हैं। लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ये 2 तरीके के होते हैं, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। इंट्रांसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक में भी 2 टाइप होते हैं, दैट इज योर एन टाइप एंड पी टाइप। अब एन टाइप में क्या, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन होती है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल मतलब पेंटावेलेंट सेल पे होते हैं। पी टाइप में क्या होता है, यहाँ पे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल मतलब पेंटावेलेंट पे स्टोर रहते हैं। अब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के कुछ वो है कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर टेक करती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन आर कम्प्लीटली वैलेंस में होते हैं, बट और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत रोल करता है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वही चीज़ अब इनके डिफरेंस में आएगी, ठीक है। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, इंट्रांसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर पे होते हैं। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। पेंटावेलेंट ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करते हैं। कंडक्टिविटी हमेशा इसमें हाई रहती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ फ्री होल्स के बराबर होते हैं। एन टाइप और पी टाइप की बात कर लेते हैं। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन होती है, इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है। फॉस्फोरस एंड एंटीमनी। फॉस्फोरस में क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन सिलिकॉन, एंड एंटीमनी में डिपेंडेंट ऑन जर्मेनियम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होती है होल्स में, होल डेंसिटी से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है, फर्मी लेवल टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड के होता है। ट्राईवेलेंट में इसमें क्या होता है, पी टाइप में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड ऑन होती है, और इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम एंड जिलिकॉन। एल्युमिनियम किसके, सिलिकॉन के ऊपर डिपेंड करता है, वो जर्मेनियम के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, लेस देन होल्स होती है, होल डेंसिटी से कम होती है। होल आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एक्सेप्टर ऑफ द एनर्जी लेवल होता है, वैलेंस बैंड, फर्मी एक्सेप्टर ऑफ द जस्ट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो द बैलेंस बैंड। फर्मी लेवल इट्स टुवर्ड्स अ बैलेंस बैंड। और फिर उसके बाद एनर्जी बैंड ड्यू टू द रेंज ऑफ electrostatic force towards between the electron and nucleon of the different atom of a crystal. Various energy level are created and there is a gap are called energy band. ये 2 टाइप के होते हैं, that is your conduction band and balance band. कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ये 2 टाइप के होते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, यहाँ से ये तुम समझ लो, ये फर्मी लेवल हो, फर्मी एनर्जी लेवल हो गया, ये गैप हो गया। कंडक्शन क्या होती है, इक्विवेलेंट के 0 होती है, कंडक्टर्स के लिए होता है। सेमी कंडक्टर के लिए लेस देन 3 होता है।
इक्विवेलेंट ऑलवेज लेस देन 3 होता है, ग्रेटर देन 3 होता है। इंसुलेटर के लिए ऑलवेज बड़ा ही होता है, 3 से बहुत बड़ा हो जाता है इक्विवेलेंट। नोट में देखो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम का 0.772 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एन टाइप सेम एन टाइप बॉन्ड में बात कर लेते हैं। पेंटावेलेंट 5 बॉन्ड के साथ बनाता है, डोनर होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, डोनर एनर्जी लेवल होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है। डोनर एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। एनर्जी बॉन्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट एक्सेप्टर होते हैं, और यहाँ पे टी 0 केल्विन के इक्वल होता है। और यहाँ पे आप बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड की। फिर इमोबाइल आयन होते हैं, फिर डिप्लेशन लेयर contains immobile ions, barrier potential field soft further deflation holes and a electron of p type and n type region. Depletion layer, a layer in between the immobile ions across the p-n junction. It is such the width about in micrometer. Barrier potential, the potential difference develop across the p-n junction that stop further डिफ्यूज़न ऑफ द करंट इज़ कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल देखो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, बैरियर पोटेंशियल फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग विद ऑफ डिफ्लेशन लेयर डिक्रीज करती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में रिवर्स में इंक्रीज करती है। करेंट फ्लोज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। करेंट क्या मिलीमीटर, ये माइक्रोमीटर। फिर रेक्टिफायर्स ये कन्वर्ट करते हैं करंट को एसी इंटू डीसी, और इनकी प्रिंसिपल क्या होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग, रेजिस्टेंस बेस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हाँ यार, नेमिंग रिएक्शन कर लेते हैं। देखो अभी 2-4 चैप्टर बाकी है, नेमिंग रिएक्शन पहले कर लेते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले क्या आता है? सरजरा। अब सरजरा में क्या होगा? सरजरा यहाँ से तुम पढ़ोगे ना, तो सरजरा से जो भी हमारे पास आएगा ना, उससे हमारा क्या ही निकलेगा? उससे हमारा एक ही चीज़ निकलने वाला है, वो है तुम्हारा एल्डिहाइड। सरजरा में हम जब भी कुछ पढ़ेंगे तो सरजरा हमारे को दिखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात चमक जानी चाहिए कि वहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड। लाइक सरजरा क्या है? SER सर, हाँ सरजरा SER सरजरा। S for Stephens reaction, E for Itard reaction, R for Riemann reaction, G for Gattermann reaction, और R for यहाँ पे रोजनमन रिएक्शन। ये है तुम्हारा रीमन रिएक्शन। रीमन से क्या समझ में आता है? रीमन दो भाई थे, उन्हें नशा करने का शौक था। नशा मतलब OH और ये बेंजीन, ठीक है, ये तुम्हारा नशा हो गया। और वो ये चाहते थे कि उनका नशा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, लेकिन वो चाहते थे कि वो नशा जो रहे वो 1 साल तक रहे। तो यहाँ पे KOH और उनका नशा जो है वो पूरे साल तक रहे, 1 साल तक रहे। 1 साल, एक याद रखना, क्योंकि एक से क्या याद करना है हमें एक से याद करना है सल्फेल्डिहाइड, ठीक है। तो OH और KOH और CHO CH3 CHO CL3 H3O क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट में यहाँ पे बात लिखी है हमने, ऑल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, नहीं ये नहीं था नोट। जहाँ भी एल्डिहाइड चाहिए होगा वहाँ पे CHO लगा देते हैं। क्यों H3O लगा देते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें एल्डिहाइड में हमें इसका हाइड्रोलिसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या बना लेता है? यहाँ पे जो ये CHCCl है, यहाँ पे COH बना लेता है, बस यहाँ पे COH लग जाता है और ये 1 सल्फेल्डिहाइड बना लेता है। गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन भी बोलते हैं। गेटरमैन से क्या समझ लो? गेटर और ये बेंजीन के अंदर कार्बन होगा, मोनोहाइड्रेट गैस होगी, कार्बन होगा, मोनोहाइड्रेट गैस होगी, HCl होगा, एसिड होगा। अब देखो CO यानी कि मोनोकार्बोनेट गैस, कार्बो मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl
तुम्हारा वो हो गया। और एनहाइड्रस AlCl3 लगाते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो एनहाइड्रेट AlCl3 क्या करता है, ये CHO बन जाता है, ठीक है, और बाकी का हमारे पास रिलीज़ हो जाता है। रोजनमंड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रोजनमंड रिएक्शन से क्या समझो, एक बच्चा है, मोटा सा बच्चा है, ये देखो मोटू सा बच्चा, बेंजीन के ऊपर COO और Cl, ये मोटा सा बच्चा है। ये क्या करता है, ये जब एक मोटा सा बच्चा है बेंजीन जो कि पीबी मतलब पाता है, ठीक है, जिससे बास आती है BaSO4, पी पाता है तो उससे बास आती है, पीबी पाता है तो BaSO4 बास आती है, बास आती है तो हमें क्या रोज़ की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे H2O लगाते हैं तो यहाँ पे CHO और मिल जाता है, ठीक है, CHO मिलता है। और इटार्ड रिएक्शन, इसको हम क्या करते हैं, इटार्ड टोलूराम को रिटार्ड करो से CrO2 और Cl2 हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे टॉलिन से क्या बनाते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ये याद आ जाएगा तो मैं काफ़ी बार ये आता है कि कन्वर्ट टॉलिन इनटू बेंजल्डिहाइड, तो ये रिएक्शन होती है। CHO ये आ गया, ठीक है। स्टीफेंस रिएक्शन की बात करते हैं। स्टीफेंस क्या है, स्टीफन क्या समझ सकते हो, स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट है। स्टीफेंस क्या है, एक रशियन साइंटिस्ट है। RC ये तुम्हारी SN1 रिएक्शन, ये तुम्हारी हेलो एल्कीन्स की रिएक्शन है। RC डबल ट्रिपल बॉन्ड N, SN SH Cl2 प्लस HCl H3O, तो यहाँ पे RCOH मिल जाता है जो कि तुम्हारा एल्डिहाइड है, ठीक है। उसके बाद नोट, जब भी हमें एल्डिहाइड चाहिए होगा वहाँ पे हम H3O जरूर डालेंगे। ऑल द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ द फिनॉल भी बोलते हैं, काला CO2 इसको हम लोग बोलते हैं, काला CO2 का कोल मतलब काला CO2, OH, यहाँ पे भी OH लेते हैं, यहाँ पे भी OH लेते हैं, और कहाँ पे OH लेते हैं, बस यहाँ पे OH लेते हैं, यहाँ पे OH लेते हैं, याद रखना। कोल्बे में रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे, और रीमाटीमर में लेते हैं। तो कोल्बे में देखो यहाँ पे CrCOH, ठीक है, CrCOH और CO2H प्लस COOH होता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे COH होता है। डाउस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। डाउस प्रोसेस याद है ना तुम्हें, डाउस प्रोसेस क्या था, डाउस प्रोसेस वही जहाँ पे बेंजीन कभी अपना एक्स नहीं छोड़ता, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती बेंजीन से एक्स छुड़वाते हैं। क्यूमीन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पे सी से क्या है, क्यूमीन मतलब तीसरे नंबर पर क्यूमीन कमीना, M से सीम्स लाइक बेंजीन, और प्रोसेस और कॉमर्शियल फिनॉल प्रोड्यूस का सबसे बड़ा ये रीज़न है। तीसरे नंबर पर देखो यहाँ पे CH3CH3CNH, तो यहाँ पे O2 जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो CH3C यहाँ पे ऑक्सीजन आके लग जाता है और यहाँ से ये टूट जाता है, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 निकलता है। ये रिएक्शन सेम तुमको काम आएगी SN1 में जब हम डार्जिलिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, जहाँ पे हम बेस्ट एलाइड की बात करते हैं। ये देखो बेस्ट एलाइड की बात हुई है, यहाँ पे बहुत काम आएगा। फिर विलियम सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। बड़े लोगों का दारू चखना, विलियम सिंथेसिस से क्या समझ रहे हो, बड़े लोगों का दारू चखना, छोटे लोगों का एल्काइल हैलाइड से CHCl3 और RCl समझ सकते हो, NaCl और RCl, ठीक है। ONA जैसे हम H3Cl से मिलाते हैं, H3Cl या RCl H3Cl से मिलाते हैं तो हमारे पास OCH3 बना लेता है और ये हमको NaCl दे देता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ईथर बन जाता है। वुड्स किर्चनर रिएक्शन, एडिशन ऑफ H, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ H एंड देखो जैसे एक बार कृष्णा को भेड़िया दिखता है तो क्या उसके मुंह से क्या निकलता है, नहीं ओ, नहीं का मतलब क्या है, NH2 और O का मतलब है OH माइनस। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH3 लगता है तो यहाँ पे ये बेंजीन ये खुल जाता है बस। क्लेमेंशन रिएक्शन, क्लेमेंशन मतलब कलम, क्लेमेंशन मतलब जब बेटे का सर कलम होगा तो बाप क्या कहेगा, अच्छा चल ले जा, हाँ चल, हाँ जान हाजिर, हाँ चल H हाँ चल, और ZnHg हाँ जान हाजिर। तो HCl ZnHg बिल्कुल सेम प्रोडक्ट और बिल्कुल सेम रिएक्शन। ये क्लेमेंशन रिएक्शन और वुल्फ क्रिस्टन रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल सेम बनता है, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, यहाँ पे NH2 और OH लगता है, यहाँ पे HCl और ZnHg लगता है बस। अल्कोहल कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ H2O, डायल्यूट बेस, ठीक है, यहाँ पे 2CH3C डबल बॉन्ड 2, डायल्यूट NaOH, डायल्यूट BaOH2, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हो गई, ये तुम समझ लोगे ना। फिर
कैनिजारो रिएक्शन, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बेस हो, यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। कंसंट्रेशन बेस जैसे लगाते हो यहाँ पे CH3COOCONA बन जाता है। ग्रेविलियर थैलेमाइड रिएक्शन, ग्रेविलियर थैलेमाइड तो रटनी पड़ेगी भाई, 2-4 बार लिखोगे नहीं तो आएगा नहीं, ये लिख के देखना पड़ेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ब्रोमाइड एमाइड रिएक्शन भी किसको हम बोलते हैं, ये देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ONH2 होता है, Br2 से लगता है NaOH, RNH2 बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद गैब्रियल एमाइड क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे क्या C से क्या क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो CH3NH2 CH3 और KOH क्लोरोफॉर्म लगता है CH3NCH3, तो ये सबसे ईजी रिएक्शन है, ये सबसे ईजी रिएक्शन। क्लेमेंशन रिएक्शन बहुत ईजी रिएक्शन, वुल्फ क्रिस्टन बहुत ईजी रिएक्शन है, ठीक है। ये वाले भी बहुत ईजी है, इटार्ड होती है, बड़े लोगों का दारू चखना है, छोटे लोगों का सो ऑन कर करके। डायजेनम प्रोसेस बहुत ईजी रिएक्शन है, ठीक है। ये आ जाए कोल्बी रिएक्शन तुम्हारी ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। रीमेटिमर बहुत ईजी है, गेटरमैन बहुत ईजी है अगर याद करना चाहो, रोजनमैन भी बहुत ईजी है, टोलिन्स रिएक्शन बहुत ईजी है, स्टीफन रिएक्शन भी बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, तो बहुत हार्ड नहीं है, रिएक्शन ख़त्म हो जाती है इतने में, ठीक है। और कैबिलियल ऑफ द क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे देखो ये रिएक्शन रुकती नहीं है, आगे CH3CH2 CH3Cl3 KOH CH3NCl3 फोर स्मेल फ्लो स्मेल। फिर फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, CH3Cl प्लस NaI, अब CH3Ai प्लस NaCl। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा स्वार्ट्स रिएक्शन स्वाग AgF भी बोलते हैं, CH3Cl प्लस AgF प्लस CH3F प्लस AgCl। वुड्स रिएक्शन में बात कर लेते हैं, CH3Cl प्लस Na2, और यहाँ पे ड्राई ईथर की बात कर लेते हैं, सिंक ड्राई होता है, CH3 लग जाता है। फिटिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं, CH3 यहाँ पे एक ऊपर लग जाता है, बस 2Na और ड्राई ईथर लगाते हैं इसमें। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में दोनों लग जाते हैं, CH3Cl और प्लस Cl, और यहाँ पे बेंजीन 2Na ड्राई ईथर CH3Cl, और यहाँ पे पूरी रिएक्शन हो जाती है तुम्हारी, इसी तरह पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म होती है। अभी कितना बाकी है, तो अभी बाकी है हमारा 1 2 3 4 5 चैप्टर आ गए, 5 नहीं, पूरी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले मतलब तुम एक हिसाब से समझो तो हाँ 5 नहीं ज़्यादा ही, और 7 चैप्टर बाकी हैं। 7 चैप्टर मतलब 2 घंटे प्रॉपर नहीं लगते हैं, अगर मैं सच बताऊँ तो 2 घंटे लग जाते हैं। चलो ठीक है।